You all are there? You all are there and able to hear? Okay. So आवाज आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am, visible. हाँ, विजिबल है. तो ये जो चीजें, when you study the induction motor from the motor point of view, you do not think of the application side, okay? कि किस लोड पे चलेगी और क्या वर्किंग रेंज, क्या अनस्टेबल है ना. We don't look at this like this. But here you see class A and class B are exactly opposite types of design. Exactly opposite. आप अगर देखेंगे तो just a minute. जूम कर दिया, आई थिंक दिखता भी ठीक. तो व्हाट डू यू सी हियर कि दीज टू, क्लास ए कंप्लीटली अलग है, क्लास डी बिल्कुल अलग है. इसमें लो रेजिस्टेंस है, इसमें हाई रेजिस्टेंस. लेकिन देखिए रिएक्टेंस दोनों का ही लो है, क्योंकि रिएक्टेंस एक्स जो है, अगर आप पिछली स्लाइड पे जो फॉर्मूले थे, इफ यू लुक एट देम, you will see that the T max and T etc are inversely proportional to reactance. Reactance जो होता है X जो है वो 1/, में आता है टॉर्क. तो रिएक्टेंस लो नहीं होगा तो मोटर का ब्रेकडाउन टॉर्क बहुत कम होगा. इसलिए आप मोस्टली देखोगे रिएक्टेंस लो ही रहेगा, सभी में लो रहेगा. ठीक है. एंड डिपेंडिंग ऑन कि किसका टी मैक्स ज्यादा है, उसका और ज्यादा कम रहेगा. अगर जैसे आप देखेंगे कि इसका ये वाले क्लास ए में और क्लास सी में आप देखेंगे, या क्लास बी में आप देखेंगे कि टी मैक्स थोड़ा कम है, तो इसका मतलब इसका रिएक्टेंस, क्लास बी का जो रिएक्टेंस है वो क्लास ए से थोड़ा ज्यादा है. इसी वजह से उसका टॉर्क कम है, क्योंकि रिएक्टेंस टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस. तो ये आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में, उसमें सब में ये चीजें बहुत मतलब, बिकॉज इंडक्शन मोटर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इन जनरल. हालांकि इस मोटर में पिछले 50 साल में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया है, चेंज पूरा ड्राइव में आया है. जो इसको कंट्रोल कर रही हैं जो कन्वर्टर्स, उसमें चेंज आया है. तो वी विल स्टडी द कन्वर्टर्स आल्सो नाउ. बट पहले वी मस्ट नो कि मोटर, which motor has got which type of characteristic. और अगर आप इसको कन्वर्टर से भी कंट्रोल करोगे तो अल्टीमेटली इसका बिहेवियर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक से ही पता चलेगा कि what type of characteristic you want the converter to give. Converter will be able to give the characteristic to the motor, desired characteristic. ये हमने सबसे पहले दिन पढ़ा था कि पावर मॉड्यूलेटर जो होता है, one of its job is to match the motor torque slip characteristic with that of the load torque slip characteristic. पढ़ा था ना. कन्वर्टर को ऐसे डिजाइन किया जा सकता है कि वो लोड के साथ मोटर की कैरेक्टरिस्टिक को बैलेंस करे, मैच करे. और जैसे जैसे लोड की रिक्वायरमेंट है, टॉर्क रिक्वायरमेंट है, वैसे वैसे मोटर भी टॉर्क प्रोड्यूस करे, टीएम इज इक्वल टू टीएल रहे. अगर टीएम इज इक्वल टू टीएल वाला बैलेंस खत्म हो गया तो मोटर विल बिकम अनस्टेबल, ऑपरेटिंग पॉइंट ही नहीं रहेगा कहीं पे भी. तो दिस इज द मोटर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक. लोड की कैरेक्टरिस्टिक जहां इंटरसेक्ट करेगी इसको, वो अपना ऑपरेटिंग पॉइंट. तो एनीवे, तो क्लास डी जो है, दिस हैज गॉट, अब इसमें नेचुरली ए का उल्टा है. ए में क्या था, we were saying कि at the expense of, मतलब at the cost of starting performance, you were getting an energy efficient motor with a good running performance. अब ये इसका उल्टा है, तो यहाँ पे excellent starting performance है. देखिए आप, the motor has got excellent starting performance. ठीक है. और ये आपको किसकी कीमत पे मिला, क्योंकि दुनिया में कुछ मिलता है तो कुछ आपको खोना पड़ता है, सब नहीं मिलेगा. तो वो किस कॉस्ट पे मिला आपको, एट द एक्सपेंस ऑफ लार्ज फुल लोड स्लिप. इसकी जो फुल लोड स्लिप है ये एसएम, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका ये एसएम है, यहाँ आएगी ना एसएम, दिस इज एसएम. तो एसएम इसकी 5 से लेके 50% तक होती है. 50% एसएम का मतलब हुआ कि अगर 1000 आरपीएम की मोटर है तो उसकी स्लिप जो है वो 0.5 50% आ जाएगी. मतलब 0.5 मतलब 500 आरपीएम पे रन करेगी मोटर. 500 से लेके 1000 तक वो ऑपरेटिंग रेंज रहेगी मोटर, 50% स्लिप. ठीक है. एंड नेचुरली इसकी एफिशिएंसी भी कम रहेगी. तो जिसका स्टार्टिंग परफॉर्मेंस अच्छा है उसका क्या रहेगा, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई रहेगा. जैसे अपन देख रहे हैं क्लास डी का स्टार्टिंग टॉर्क ये है ना 3 टाइम्स है. स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा रहेगा, है ना. रेजिस्टेंस हाई है, हाई रेजिस्टेंस मतलब हाई स्टार्टिंग टॉर्क. तो रेजिस्टेंस हाई है तो करंट भी कम होगी,
क्योंकि करंट लिमिट हो जाएगी तो स्टार्टिंग टॉर्क हाई, स्टार्टिंग करंट कम और स्लिप भी ज्यादा, हाई स्लिप। तो इसका रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन अच्छा नहीं माना जाएगा, बट ये स्पेशली डिजाइंड है। दिस इज वैसे स्पीड, अच्छा स्पीड रेगुलेशन मतलब होता है कि फुल लोड से नो लोड तक स्पीड में ड्रॉप बहुत कम, ड्रॉप इन स्पीड फ्रॉम फुल लोड टू नो लोड शुड बी वेरी लेस। बट यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे वी वांट टू मेक जॉब्स इन द इंडस्ट्री एट लो स्पीड, एंड एट दैट लो स्पीड वी वांट द फुल टॉप। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्लियर है संजय, दीक्षा, आपको Yes, ma'am. समझ आ रहा है? हाँ, तो फिर आगे ये उसी चीज को अपन ने सम अप किया है, ठीक है। मोटर के क्वांटिटी डिजाइन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रनिंग एंड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग में और नॉर्मल रनिंग में देयर आर कॉन्ट्रडिक्शंस। जैसे अभी अपन ने देखा, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? मेनली रेजिस्टेंस है। नॉर्मल रनिंग परफॉर्मेंस के लिए लो रेजिस्टेंस चाहिए होता है, और लो रेजिस्टेंस के कारण उसमें एफिशिएंसी, पावर फैक्टर, स्लिप, सब कुछ उसके अच्छे होते हैं। लो स्लिप मतलब बेटर स्पीड रेगुलेशन, लो स्लिप, हाई एफिशिएंसी, हाई पावर फैक्टर, ओके। और ब्रेकडाउन टॉर्क तो एक्स पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंस। लेकिन उसका स्टार्टिंग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। और अगर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस हाई होगा तो स्टार्टिंग परफॉर्मेंस अच्छा होगा। मतलब कि व्हाट इज मेंट बाय गुड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस? बाय गुड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस वी मीन हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ओके, हाई टीएस मतलब स्टार्टिंग टॉर्क, एंड लो आईएस, लो स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट कम होनी चाहिए ताकि मोटर की ओवरलोडिंग ना एकदम से, मतलब मोटर पे हाई करंट ना आए। जितनी कम से कम, स्टार्टर भी हम इसीलिए लगाते हैं स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए, वी यूज अ स्टार्टर। तो ऑलवेज इट इज डिजायरेबल कि स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर शुड बी लो। नॉर्मली द स्टार्टिंग करंट इज वेरी हाई, इट इज अबाउट 2 to 3 times द रेटेड। यहाँ पे अभी ये जो ग्राफ है इसमें स्टार्टिंग करंट की वैल्यू। तो अब ये सब बताया है कि प्रत्येक जो डिजाइन पैरामीटर है मोटर की, उसका क्या बिहेवियर पे फर्क पड़ता है। तो अब देखा, लो रोटर रेजिस्टेंस अगर रहेगा तो क्या होगा? इट गिव्स इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग नॉर्मल रनिंग कंडीशन, अपन ने पढ़ा अभी। इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज भी बनेंगे। नॉर्मल रनिंग बाय प्रोवाइडिंग हाई आउटपुट पावर, हाई एफिशिएंसी, गुड स्पीड रेगुलेशन, जो मैं बता रही थी। एसएम कम है, स्लिप कम है, तो स्पीड रेगुलेशन बेटर है ड्यू टू द लो वैल्यू ऑफ द रेटेड स्लिप। लो रेजिस्टेंस तो लो स्लिप, बिकॉज एस इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स। अब हाई रोटर रेजिस्टेंस से क्या होगा? अगर रोटर रेजिस्टेंस हाई है तो मतलब क्लास डी। लो रोटर रेजिस्टेंस मतलब क्लास ए इंडक्शन मोटर। हाई रोटर रेजिस्टेंस मतलब क्लास डी। क्लास डी में क्या है? इट improves द स्टार्टिंग परफॉर्मेंस by reducing the starting current। ये देखिए, reducing the starting current, low starting current हमने बोला था, and increasing the starting torque, high starting torque। But then the normal running performance is compromised, या it is it। नॉर्मल रनिंग परफॉर्मेंस क्या होता है? एफिशिएंसी, पावर फैक्टर, स्पीड रेगुलेशन, ठीक है, ये सब इसका पुअर हो जाएगा। ब्रेक डाउन टॉर्क, ब्रेक डाउन टॉर्क मतलब टी मैक्स। टी मैक्स किस पर डिपेंड करता है? टी मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। So it is a measure of the short time overload capability of the motor, and it depends on inversely proportional to x। ठीक है, कि इसको कितना आप ओवरलोड कर सकते हैं ये ब्रेकडाउन टॉर्क से पता चलता है, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क आप ज्यादा नहीं ले सकते। फुल लोड टॉर्क अलग होता है, ये ब्रेकडाउन टॉर्क क्या है? ये शॉर्ट टाइम के लिए अपन दे सकते हैं, मतलब ओवरलोड कर सकते हैं कितना, वो ब्रेकडाउन। अदरवाइज मोटर इज डिजाइन, मतलब मोटर में क्या रहेगा? नॉर्मली मोटर विल ऑपरेट एट फुल लोड टॉर्क, नॉट एट ब्रेक डाउन टॉर्क। देन लो रोटर लीकेज रिएक्टेंस मतलब एक्सएम, एक्स जो है एक्सआर। स्टेटर का तो सब नेग्लिजिबल ही है, तो रोटर को ही लेंगे।
तो अभी आपको बताया था कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो अगर लो रोटर लीकेज रिएक्टेंस होगा तो इट विल गिव हाई ब्रेकडाउन। यहाँ रिएक्टेंस भी होना चाहिए, लो रोटर लीकेज लीकेज नहीं। तो इट गिव्स अ हाई ब्रेकडाउन टॉर्क बट इट इज ऑब्टेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ द इंक्रीज इन द स्टार्टिंग करंट। अब ये देखिए, अगर आपका x जो है वो लो होगा, x तो इम्पीडेंस ही है ना, r और x मिलके इम्पीडेंस बनते हैं, तो लो x रहेगा तो स्टार्टिंग करंट आपकी ज्यादा आएगी। लो r लो x पे स्टार्टिंग करंट ज्यादा आएगी। तो ये सब आप 4-5 जो पैरामीटर्स है उनके सबकी रिलेशनशिप समझ गए। तो अब ये क्या कह रहा है, इन सिंगल फेस इन स्लिप इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर a good normal running performance combined with a good starting performance। अब दोनों अगर चाहिए हमें कि अच्छा नॉर्मल परफॉर्मेंस भी चाहिए, नॉर्मल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड गुड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस भी चाहिए, दोनों। ये अपन ने पहले ही देखा कि दीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी। रनिंग परफॉर्मेंस अच्छा आएगा क्लास ए की तरह तो स्टार्टिंग परफॉर्मेंस बुरा हो जाएगा, और क्लास डी की तरह अगर स्टार्टिंग परफॉर्मेंस अच्छा आएगा क्लास डी में तो रनिंग परफॉर्मेंस बुरा हो जाएगा। पर अगर हमें कॉम्प्रोमाइज करना है, इफ यू वांट अ गुड रनिंग परफॉर्मेंस विथ अ गुड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस, ओके, तो वो कैसे करते हैं, बाय मेकिंग रोटर रेजिस्टेंस वेरिएबल विथ स्पीड। मतलब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के लिए रोटर रेजिस्टेंस हाई रखते हैं, क्योंकि अगर रोटर रेजिस्टेंस हाई होगा तो स्टार्टिंग करंट कम रहेगी, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा रहेगा। तो हम एक रोटर रेजिस्टेंस मोटर ऐसी डिजाइन करते हैं वेयर द रोटर रेजिस्टेंस इज वेरिंग विथ स्पीड। ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस इज मेड वेरिएबल विथ स्पीड। तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हाई रोटर रेजिस्टेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग करंट कम करनी है ना, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या इवन लीकेज रिएक्टेंस भी ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगी, क्योंकि करंट इज इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस जे। जो करंट है वो किस पे डिपेंड करेगी, आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू वोल्टेज अपॉन आर प्लस जे एक्स या इम्पीडेंस। तो आर या एक्स में से कोई भी चीज अगर ज्यादा है, ये ज्यादा है, जब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम आएगी हमेशा, स्टार्टिंग करंट, और वो हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग करंट कम आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी मेक ए मोटर विच हैज गॉट हाई, मतलब अपनी कॉन्ट्राडिक्टरी रिक्वायरमेंट क्या है कि स्टार्टिंग के लिए हाई रेजिस्टेंस चाहिए, पर रनिंग के लिए वी वांट दैट मोटर शुड हैव अ लो रेजिस्टेंस। तो हम इसके लिए डबल केज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, जिसमें हाई रेजिस्टेंस मिलता है शुरू में, और जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती है तो रेजिस्टेंस कम होता जाता है। नॉर्मल स्पीड पे पहुंचते पहुंचते रेजिस्टेंस काफी कम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। एंड हाउ डू यू अचीव दिस, बाय यूजिंग अ डबल बार और डबल केज इंडक्शन मोटर। ये आपको पता है, डबल केज कौन सी है, क्लास बी एंड क्लास सी इंडक्शन मोटर्स आर डबल केज मोटर्स। तो अब अपनी छोटी सी बात इतनी ही समझनी है बस, रेजिस्टेंस वाली। अब ये इन सब की प्रॉपर्टीज है, ये तो आप पढ़ सकते हो आराम से। ये सब अपन ने जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क कितना रहेगा, स्टार्टिंग करंट कैसे पता चलेगी, इनकी सबकी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास एफ। ओके, तो जो एफ है इट इज अ कॉम्प्रोमाइज डिजाइन। क्लास ए में अपन ने पढ़ा था क्या था, क्लास बी भी पढ़ा था। क्लास बी में क्या होता है, इनमें सब में सिंगल केज होता है, ए और डी में वन। बी और सी जो है वो ए और डी के बीच का परफॉर्मेंस लाते हैं हम। मतलब बी और सी में ना तो क्लास ए जितना अच्छा रनिंग परफॉर्मेंस होता है और ना क्लास ए जितना बुरा स्टार्टिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, सिमिलरली क्लास सी भी, इसमें क्या करते हैं हम, दो केज लेते हैं, टू केज, और इसकी बी और सी की प्रॉपर्टीज जैसे ये लिखा हुआ भी है, ए और डी के बीच में लिखा हुआ है। सिमिलरली द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास बी एंड क्लास सी आल्सो लाई बिटवीन क्लास ए एंड क्लास। इसकी प्रॉपर्टीज भी आपने, कैरेक्टरिस्टिक भी, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक भी देखी थी ना। ए के बाद बी की आती थी, बी के बाद सी की आती थी, सी के बाद डी की आती थी। तो अब इसमें क्या रहेगा, रेजिस्टेंस इसका लो है और इसका हाई है।
इनका रेजिस्टेंस, इसका हाई है, इसका लो है। बी और सी का इन बिटवीन होगा, ठीक है। सी इसका जो है हायर देन ए होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस विल बी हायर देन ए, हायर देन ए, ओके, एंड दिस विल बी हायर देन बी, और क्लास डी में फिर सबसे हाई होगा, ठीक है। क्लास एफ जो है वो आपने देखा बहुत ही श्रिंक करी हुई कैरेक्टरिस्टिक थी, बिल्कुल वाई एक्सिस के पास आती थी। ये कॉम्प्रोमाइज डिजाइन है, इसमें सब कुछ कम है, स्टार्टिंग टॉर्क कम है, स्टार्टिंग करंट कम है, एवरीथिंग इज लो, हर चीज इसकी लो लो है। लीकेज रिएक्टेंस हाई है, तो लीकेज रिएक्टेंस हाई होने से क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा बताओ संजय, अगर लीकेज रिएक्टेंस हाई है तो क्या होगा मोटर में, बताओ। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, टॉर्क 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 कम होगा मैम स्टार्टिंग। बिल्कुल, वेरी गुड, टॉर्क कम हो जाएगा, ब्रेक डाउन टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन वो जो ब्रेक डाउन टॉर्क है मतलब मैक्सिमम टॉर्क, वो यस मैम। कम हो जाएगा, टॉर्क कैपेबिलिटी है ना। बस ये दो ही चीजें तो है, एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस, है ना। तो अब मैम आप इसमें देखिए, डीप बार नहीं यूज होता मैम, ये केज है मैम, ये इनर केज आउटर केज मैम, ये 1 केज मैम, ये इनर केज है मैम। हाँ नहीं, 1 केज वाली में एक ही केज होती है मोटर में, और 2 केज वाली में इनर और आउटर केज रहेगी। तो उसमें 2 केज में क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है क्लास बी और क्लास सी दोनों में 2 केज होती हैं, और क्लास ए और क्लास डी नॉर्मल इंडक्शन मोटर होती है, इट इज नॉट अ डबल केज इंडक्शन मोटर, है ना। तो डबल इसमें 2 केजेस नहीं होती, सिर्फ एक ही सिलेंडर टाइप का होता है बस, और इसमें क्लास बी और क्लास सी में 2 केज होती है। तो आपने उसकी वर्किंग पढ़ी होगी, 2 केज होने से क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज ऑफ द 2 केज इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो स्टार्टिंग में हाई रहता है, हाँ, क्योंकि एक के जो फ्लक्स लिंकेज वगैरह का चक्कर होता है। तो डबल केज या डबल बार भी, डीप बार भी बोलते हैं, दो तरह की मोटर्स हैं। इनमें सिर्फ ये हो जाता है कि स्टार्टिंग में मोटर का रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, इम्पीडेंस भी रादर, मोटर का इम्पीडेंस स्टार्टिंग में हाई रहता है, उससे क्या होता है स्टार्टिंग करंट वगैरह कम हो जाते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। और जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है तो दूसरा वाला केज, मतलब 2 केज है ना, तो एक केज में लो रेजिस्टेंस होता है, एक केज में हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हाई रेजिस्टेंस वाला केज प्रोमिनेंट होता है क्योंकि फ्लक्स लिंकेजेस वगैरह उसके ज्यादा होते हैं, और जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती है तो एक केज तो इनइफेक्टिव हो जाता है, दूसरा केज पिक्चर में आ जाता है, वो वाला केज जिसकी जिसकी रेजिस्टेंस कम है। तो बस यही है, इसमें कुछ नहीं, 2 केज है, एक का रेजिस्टेंस कम है, एक का ज्यादा है। स्टार्टिंग के टाइम लो हाई रेजिस्टेंस वाला केज पिक्चर में रहता है, इफेक्टिव रहता है बिकॉज ऑफ द फ्लक्स लिंकेजेस एक्सेट्रा। वो उसका रोटर की फ्रीक्वेंसी से संबंध है, इनिशियली रोटर फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एस इंटू एफ, है ना। तो शुरू में रोटर फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, उसकी वजह से ज्यादातर जो लिंकेजेस हैं वो हाई रेजिस्टेंस वाली केज के साथ होते हैं। तो दोनों केजेस को अपन अलग अलग तरीके से डिजाइन करते हैं। डबल केज का मैंने यहाँ ज्यादा इंक्लूड नहीं किया है, आप उसको थोड़ा सा पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा, पर उसका जो फंडा है वो यही है कि डबल केज इंडक्शन मोटर में rotor resistance becomes variable with speed. Rotor resistance becomes low at low speed, high at high. Sorry, ulta. High at low speeds, and rotor resistance becomes low at normal speed, जो desirable है. नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में कभी भी रेजिस्टेंस ज्यादा डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो लॉस ज्यादा होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ इनिशियली हमको रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, तो सी, क्लास सी में भी और क्लास डी में भी ये दोनों जो है वो कस्टमाइज्ड डिजाइन है, बी और सी, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से इसमें डिजाइन किया जाएगा। तो इनकी सबकी दी हुई है कि इनका सबका ब्रेकडाउन टॉर्क कितना होगा, एफिशिएंसी कैसे होगी, है ना। तो जैसे क्लास ए की एफिशिएंसी सबसे हाई होगी, बी की उससे कम होगी, और सी की उससे भी कम होगी, ठीक है, और डी की काफी कम होगी। लेकिन डी से
बी अच्छा है, लेकिन डबल केज मोटर जो है ना वो बाकी प्रैक्टिकली थोड़ी मुश्किल होती है बनाने में, कॉस्ट भी ज्यादा होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में कोई नॉर्मल सभी जगह ये नहीं यूज करेंगे। जहां पे हमें कॉम्प्रोमाइज चाहिए, मतलब क्लास बी और क्लास सी इज अ कॉम्प्रोमाइज डिजाइन, अदरवाइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दो जो एक्सट्रीम केसेस है क्लास ए या क्लास डी यूज करेंगे। सबसे कॉमन क्लास ए इंडक्शन मोटर है, which is almost like a constant speed motor, very low drop in speed, very low slip, running slip. इसकी जो स्लिप होती है ये अबाउट 2% होती है, और इनकी उससे थोड़ी हाई होती है, समझ लीजिए 3 to 4% होती है, और यहाँ पे तो फिर 50% तक स्लिप जा सकती है। और जो क्लास एफ है वो बेसिकली क्लास ए टाइप ही है, लेकिन इसका ये हाई होता है रिएक्टिव, इसकी वजह से इसका टॉर्क आप देखेंगे ना कि बहुत कम होता है। अगर आप ऐसे बनाएंगे, क्लास ए का मान लीजिए ये है ब्रेक डाउन टॉर्क, ये ए है, तो क्लास एफ जो है वो बिल्कुल ऐसी छोटी सी ऐसे रहे, दिस इज एफ, दिस इज ए, ये वाला ए है एंड दिस इज एफ। ओके, तो ये पूरी टेबल से आपको पता चल जाएगा कि किसका क्या कितना होता है। ठीक है, ए और डी एक्सट्रीम केसेस है, बी और सी इन बिटवीन है, और ब्रेकडाउन टॉर्क तो सभी का रिएक्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लास जिनका लो रिएक्टेंस है उनका हाई होगा हमेशा, ये जिनका हाई है उनका ये लो होगा। ये इन बिटवीन बी एंड ए है क्लास सी, तो इसका भी, और वो जो डायग्राम है उससे भी आपको पता चल रहा है कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स, लेकिन ये क्लास डी में देखिए 3 टाइम्स आपको ब्रेकडाउन टॉर्क। तो क्लास ए और क्लास डी दोनों ही बहुत कॉमन इंडक्शन मोटर्स। स्टार्टिंग टॉर्क एंड स्टार्टिंग करंट भी नीचे हमने ऐड कर दिया है। तो स्टार्टिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस लो है तो स्टार्टिंग टॉर्क नॉर्मल होगा, रेजिस्टेंस हाई है ये देखो तो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होगा। क्लास डी इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क विल बी वेरी हाई। बाकी सबका, क्योंकि इसका भी हायर है रेजिस्टेंस, इसका भी हायर देन बी है, मतलब ए के रेजिस्ट ए का लो है, बी का उससे ज्यादा है और सी का उससे ज्यादा है, तो इसीलिए इसका भी 2.5 टाइम्स स्टार्टिंग टॉर्क आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है स्टार्टिंग करंट हमेशा कम होगा, विच इज डिजायरेबल, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है ना तो करंट कम होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स एक बार अपने दिमाग में रिवाइज कर लीजिए, ये टेबल उसी से बनी है जो अपन ने डिस्कशन अभी किया है। नाउ वी कम टू द 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। ये मैं बाद में भी आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी, लेकिन ये 4 क्वाड्रेंट टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है, इसको देख लीजिए, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इंडक्शन मोटर में ब्रेकिंग 3 तरह की होती है, देयर इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ओके, देयर इज प्लगिंग जिसको रिवर्स वोल्टेज ब्रेकिंग भी बोलते हैं, एंड देयर इज डायनामिक ब्रेकिंग और रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको मालूम है, in regenerative braking the motor working as a generator feeds power to the supply side source। प्लगिंग में हम क्या करते हैं, मोटर को ब्रेक करना है ना, तो मोटर को सोर्स से हटा देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और मोटर को जो है वो उसका फेज सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, रिवर्स वो करते हैं, रिवर्स वोल्टेज ब्रेकिंग इसको देखो, इसको वी कॉल इट रिवर्स वोल्टेज ब्रेकिंग। रिवर्स वोल्टेज ब्रेकिंग मतलब फेज सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, आर वाई बी है ना, तो वाई और बी को इंटरचेंज कर देते हैं, मोटर के कोई भी 2 टर्मिनल, मतलब फेज सीक्वेंस चेंज कर देते हैं मोटर का। लेकिन प्लगिंग में हम लोग लैब में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं बीटेक में, तो प्लगिंग में मोटर रुकी कि नहीं कुछ पता ही नहीं चलता, इतना फास्ट ब्रेकिंग होता है कि ऐसा लगता है मोटर घूम ही रही है। अगर आप मोटर के शाफ्ट पे कोई वो चौक से निशान बना दीजिए, एरो, तब समझ में आता है कि अरे अब तो ये उल्टी घूम रही है मोटर, पहले ऐसे घूम रही थी एरो की दिशा में और अब ये उल्टी घूम रही है, पर वो कभी रुकती है ही नहीं। अगर आपको इससे मोटर को ब्रेक करना, मतलब रोकना है, स्टॉप करना है, तो प्लगिंग यूज नहीं करते हैं। उसके लिए फिर आपको या तो मैकेनिकल ब्रेक भी लगाना पड़ेगा,
कि जैसे ही स्पीड डिजायर्ड स्पीड पे आई तो आप एकदम से उसको, क्योंकि बहुत ही जल्दी पॉजिटिव से एकदम नेगेटिव, मतलब ऐसे 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 होते होते वो ऐसे होने लग जाए, इट्स वेरी फास्ट। तो कब देखिए रीजनरेटिव तो हम पढ़ेंगे ही, रीजनरेटिव ब्रेकिंग 2-3 कंडीशंस में होती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग कब होती है? जब स्पीड सिंक्रोनस से ज्यादा हो जाए। अब स्पीड सिंक्रोनस से ज्यादा कैसे हो सकती है? फ्रीक्वेंसी से भी हो सकती है, ये याद रखना हमेशा कि नॉर्मल कंडीशन में स्पीड रीजनरेटिव मतलब स्पीड सिंक्रोनस से ज्यादा मोटर की कभी नहीं हो सकती अनलेस वो ढलान पे जा रही है, ठीक है, अनलेस द मोटर इज गोइंग डाउन अ स्लोप। बट motor speed can become greater than synchronous speed if you reduce the frequency of the supply. The moment you reduce the frequency of the supply, the motor speed, the motor की synchronous speed ही कम हो जाएगी। अब वो मोटर मान लीजिए 2% स्लिप पे वर्क कर रही थी, 2%, ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी थी? सिंक्रोनस से 2% कम, और सिंक्रोनस मान लो 1000 आरपीएम था। अब आपने सिंक्रोनस स्पीड कर दी 800 आरपीएम, तो मोटर की जो भी अपनी खुद की स्पीड थी वो खुद ही सिंक्रोनस से कम हो गई। स्पीड उतनी है लेकिन अब क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड ऑलरेडी और कम हो गई है, ठीक है, तो मोटर की स्पीड बिकम्स ग्रेटर देन सिंक्रोनस, और मोटर का मतलब मोटर को ब्रेकिंग में ले जाना है तो फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए बस, तो वो इमीडिएटली रीजनरेटिव ब्रेकिंग में चली जाएगी मोटर खुद, क्योंकि मोटर की नॉर्मल स्पीड जो कि वैसे कभी सिंक्रोनस से ज्यादा नहीं हो सकती थी एक्सेप्ट ढलाई वलाई पे, तो मोटर की खुद की अपनी जो नॉर्मल स्पीड है वही अबव सिंक्रोनस हो जाएगी, बिकॉज द सिंक्रोनस स्पीड हैज रिड्यूस्ड ड्यू टू रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी। ये पॉइंट समझ में आया संजय? यस मैम। समझ गए ना? मतलब मान लो 800 आरपीएम पे मोटर काम कर रही है, 1000 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड है, तो 800 आरपीएम है पर आप उसको 800 पे ही ब्रेकिंग करना चाहते हैं रीजनरेटिव, तो आप सिंक्रोनस स्पीड 600 कर दीजिए। जैसे ही आपने सिंक्रोनस स्पीड 600 कर दी, मतलब फ्रीक्वेंसी कम करके, सिंक्रोनस स्पीड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स, फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए तो अब 600 हो गई, तो 600 के लिए तो 800 अबव सिंक्रोनस हो गया कि नहीं? तो इस तरह से मोटर की ब्रेकिंग हो जाएगी, और ब्रेकिंग कहां से कहां तक होगी? 800 से लेके 600 तक ही होगी। जैसे ही मोटर की स्पीड 600 होगी तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि अपन ने पहले ही पढ़ा कि मोटर स्पीड ओमेगा एम ग्रेटर देन ओमेगा एम एस, तभी सिंक्रोनस स्पीड हो सकती है। अगर आपको फिर भी करनी है, अभी और स्पीड कम करनी है, 800 से आप मोटर को 600 पे ले आए बाय रीजनरेटिव ब्रेकिंग, अब आपको स्पीड और कम करनी है तो आप सिंक्रोनस स्पीड 500 कर दीजिए, तो फिर मोटर 600 से लेके 500 तक भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर पाएगी, और इस तरह से बहुत पैसा बहुत पावर बचती भी है। आपको 500 से भी कम करना है तो सिंक्रोनस स्पीड 500 से भी कम कर दीजिए, सिंक्रोनस स्पीड 400 हो गई। इन दैट केस अब मोटर इज ऑन 500 आरपीएम, तो मोटर की स्पीड सिंक्रोनस से ज्यादा है ना, तो मोटर 500 से लेके अब 400 तक हो जाएगी। तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू हियर। ये देखिए जो 4 क्वाड्रेंट कैरेक्टरिस्टिक है मैंने अभी आपको बना के बताई है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, ये ओमेगा एस है, इसका ओमेगा एम एस, तो ये है एरो जो बना हुआ है, और ये इस जगह पे मोटर ऑपरेट कर रही है। तो दिस इज नेचुरली यहाँ से लेके यहाँ तक जो है क्या है? फॉरवर्ड मोटरिंग, इस पॉइंट फॉरवर्ड मोटरिंग, ये तो अनस्टेबल है, यहाँ स्लिप इज इक्वल टू 1 है, यहाँ स्लिप इज इक्वल टू 0 है, ये अपन ने पहले देखा ही था, इस जगह पर स्लिप इज इक्वल टू 1 है। दिस इज फॉरवर्ड मोटरिंग, ठीक है। अब आप उल्टी साइड में देखिए ये क्या चीज, दिस इज कॉल्ड एज, ये वाला फॉरवर्ड, दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। कौन सी? दिस इज जो मैंने रेड बनाया ये फॉरवर्ड मोटरिंग है, ठीक है। अब आई विल टेक अ ग्रीन पेन एंड आई विल शो यू, ये यहां से यहां तक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्यों? क्योंकि अपन ऊपर की दिशा में है, ये ऊपर की तरफ जब भी हम होंगे इसको हम फॉरवर्ड बोलेंगे, और नीचे की तरफ होंगे तो रिवर्स बोलेंगे। तो अभी अपन ऊपर के दोनों क्वाड्रेंट में, जो ये ग्रीन वाला है, दिस ग्रीन वाला इज फॉरवर्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। व्हाई? क्योंकि दिस इज सिंक्रोनस स्पीड। अगर आप इस कर्व को देखिएगा तो ये सिंक्रोनस स्पीड से अबव है
है ना, और यहाँ तक स्टेबल है वो, यहाँ ये SM तक, ये SM है इसका, ये इस डायरेक्शन में SM है और ये इस डायरेक्शन में SM है। तो ये वाला SM नेगेटिव होगा क्योंकि ये S इज इक्वल टू 0 है, तो ये बेसिकली माइनस SM है, ठीक है, माइनस हो। तो यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ तक ही आपकी फॉरवर्ड ब्रेकिंग होती है, सॉरी फॉरवर्ड मोटरिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये लाल वाला पोर्शन। सिमिलरली रीजनरेटिव ब्रेकिंग यहाँ से यहाँ तक होगी, बस इतनी स्पीड रेंज के लिए। इसके ऊपर अनस्टेबल हो जाएगा, ये पोर्शन अनस्टेबल है, दिस इज अनस्टेबल। वाई, अगर आपकी स्पीड ये SM से ज्यादा स्पीड हो गई, SM माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि 1000 RPM पे मान लीजिए S इज इक्वल टू 0 है, अगर स्पीड 1200 हो गई तो 1000 माइनस 1200 अपॉन 1000 है ना, तो स्लिप क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना। यहाँ पे हाँ, तो स्लिप माइनस हो जाएगी। अब आपकी ब्रेकिंग इसके आगे क्यों नहीं होगी, क्योंकि यही स्टेबल है, ग्रीन वाला पोर्शन, ये अनस्टेबल है, दिस इज अनस्टेबल। वाई, अब आप देखिए यहाँ स्पीड बढ़ रही है और ब्रेकिंग टॉर्क जो है वो कम हो रहा है, ये ब्रेकिंग टॉर्क है ना नीचे वाला नेगेटिव, दिस इज योर माइनस ब्रेकिंग टॉर्क, माइनस। जब आप इधर है तो आपका ब्रेकिंग टॉर्क लग गया, नेगेटिव टॉर्क लग गया, है ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सब में आपकी स्पीड सिंक्रोनस से ज्यादा है एंड ब्रेकिंग टॉर्क माइनस, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पहुंचे तो स्पीड तो बढ़ती जा रही है और टॉर्क की कर्व बेंड हो गई, मतलब टॉर्क जो नेगेटिव टॉर्क था वो कम होने लग गया, उससे तो स्पीड और बढ़ती जाएगी। तो स्पीड जो है वो रनअवे, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई स्पीड हो जाएगी। यहाँ पे इससे ज्यादा आपको किसी भी कीमत पे मशीन को चलने नहीं देनी। यू हैव टू इमीडिएटली, मतलब किसी भी कंडीशन में मोटर स्पीड शुड नॉट इंक्रीज बियॉन्ड ये माइनस SM। मान लीजिए आपकी 5%, ये है SM इज 5%, ठीक है, एंड स्लिप इज एंड सिंक्रोनस स्पीड इज 1000 RPM, 1000, ठीक है। तो 5% स्लिप मतलब कितना हुआ, 5/100, तो मतलब कितनी हुई स्लिप इसकी, 10 चेंज हुआ ना, मतलब 990 हुई क्या, 995 RPM पे रन कर रहा है, 5% स्लिप। और इस जगह अगर अपन जाएंगे तो ये वाली स्पीड कौन सी हुई, 1005, हाँ 5 हुई कि 50 हुई, 5% स्लिप अपन ले रहे हैं ना, 5/100, तो 50 हुई, 50, तो ये 50, तो 1000 प्लस 50 से लेके 1000 माइनस 50, बस इतने में ही मोटर रन करेगी। 1000 प्लस 50 से ज्यादा स्पीड होगी अगर आपको इमीडिएट कोई सेंसर लगाना है, कुछ ब्रेक लगाना है, नहीं तो उसके बाद क्या होगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, ब्रेकिंग टॉर्क कम होता जाएगा, स्पीड बढ़ती और बढ़ती जाएगी, ब्रेकिंग टॉर्क और कम होता जाएगा। आप देख रहे हैं एरो ग्रीन में, वो इस तरह से आपने देखा। हमने क्या देखा, फॉरवर्ड मोटरिंग और फॉरवर्ड ब्रेकिंग। अब हम बात करेंगे जब मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है तब ये कर्व का क्या हुआ, यहां से यहां तक तो अनस्टेबल है, यहां तक तो अनस्टेबल है, लेकिन यहां से यहां तक ये रिवर्स प्लगिंग मोड में है मोटर। क्यों, क्योंकि मोटर जो है, ये मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है ये वाली फॉर रिवर्स प्लगिंग। रिवर्स क्यों, बिकॉज मोटर इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टी दिशा में घूम रही है मोटर। तो ये जो सप्लाई है आपका पॉजिटिव सप्लाई, अगर मोटर उल्टी हो गई, इस दिशा में हो गई, तो ये वाला जो टॉर्क है इसका, ये वाला, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है C और D के लिए, उसके लिए टॉर्क तो O से C के बीच का एप्लीकेबल होगा, होगा ना, ये टॉर्क, ये है ना टॉर्क, ये वाले पार्ट के लिए टॉर्क कौन सा है, ये वाला, और ये टॉर्क क्या है, पॉजिटिव टॉर्क है, पॉजिटिव टॉर्क है, बट मोटर तो उल्टी दिशा में घूम रही है, तो ब्रेकिंग हो गया ना। yes, तो इसलिए इसको रिवर्स प्लगिंग हो, ठीक है। ये पूरे जो 3 पार्ट हो गए आपके, फॉरवर्ड रीजनरेशन, फॉरवर्ड मोटरिंग एंड रिवर्स प्लगिंग, ये आपको मिल गए फेज सीक्वेंस, किसी एक फेज सीक्वेंस के लिए RYB, ये आपका फेज सीक्वेंस,
ठीक है, एंड यू गॉट दीज। अगर आपका फेज सीक्वेंस उल्टा, प्लगिंग में अपन क्या करते हैं, यू रिवर्स y एंड b को रिवर्स कर देते हैं, तो RBY हो जाता है। मतलब एनी टू लीड्स ऑफ द मोटर आर इंटरचेंज, सप्लाई लीड्स, तो RBY हो गया। तो ये जो डॉटेड कर्व दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज ये डॉटेड वाला, ये पूरा ये कर्व मिलता है अपने को RBY से। फेज सीक्वेंसेस RBY, ये पूरा डॉटेड मिल रहा है, ये बिल्कुल उसी का पूरक है। देखिए ऑपोजिट साइड में जब चल रहे हैं तो नेगेटिव टॉर्क इज पॉजिटिव टॉर्क, क्योंकि मोटर रिवर्स है, ठीक है, नेगेटिव टॉर्क इज पॉजिटिव टॉर्क। तो इसी वजह से ये इसका जो है ये वाला पार्ट, ये इसका रिवर्स मोटरिंग हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, दिस इज रिवर्स मोटरिंग, क्योंकि नेगेटिव टॉर्क है और नेगेटिव स्पीड है तो रिवर्स मोटरिंग। उसके बाद ये वाला इसका क्या हो गया, फॉरवर्ड प्लगिंग हो गया, क्योंकि मोटर की दिशा उल्टी है, टॉर्क माइनस है, तो ये ब्रेकिंग टॉर्क हो गया, तो ये फॉरवर्ड प्लगिंग हो गया। और यहाँ से इधर ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये हो गया रिवर्स रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और इसके लिए भी मैक्सिमम स्लिप ये हो गई आपकी ऐसे, ठीक है। तो अगर ये 2 है, ओके, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे तो स्लिप 2 हो जाएगी ना, क्योंकि ये -1000 ले लीजिए आप, सिंक्रोनस स्पीड इज 1000 और ये वाली स्पीड कितनी हो गई, -1000, तो 1000 माइनस -1000 मतलब 2000, तो स्लिप 2 हो जाती है इस जगह पे। यहाँ स्लिप 1 हो जाती है, यहाँ स्लिप 0, ये स्लिप 0, ये स्लिप 1 और ये स्लिप 2। तो ये वाला कर्व समझ में आ गया पूरा। एंड ये अगर रिवर्स डायरेक्शन में मोटर चल रही है, रिवर्सिबल ड्राइव है, और फिर उसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक कहां से कहां तक आप कर पाएंगे, ये वाली स्पीड से ये वाली स्पीड तक बस। You can brake from here to here, ये वाली स्पीड से यहाँ तक आप इसको ब्रेक कर पाएंगे मोटर को, बस उल्टी दिशा, जैसे यहाँ था एग्जैक्टली उसी का ऑपोजिट है। बस ये समझिए कि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव टॉर्क विल बी फॉरवर्ड टॉर्क, नेगेटिव टॉर्क विल बी ब्रेकिंग टॉर्क। जब रिवर्स डायरेक्शन में है तो नेगेटिव टॉर्क इज पॉजिटिव टॉर्क उसके लिए, और पॉजिटिव टॉर्क इज ब्रेकिंग टॉर्क, क्योंकि वो उल्टा चल रहा है। ये समझ में आ गया संजय, कुछ पूछना है? नहीं, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम भी बहुत कम रह गया है। मैं आपको क्विज करा देती हूँ, क्योंकि आई हैव टू टेक द क्विज नाउ। अगले में हम आपका स्पीड कंट्रोल स्टार्ट करेंगे, मैं आपको कराती हूँ। वो क्या गया, ये डिस्कनेक्ट हो गई है क्या? Yeah, I'm here. So I have to share screen ना, स्क्रीन शेयर हो गया? नहीं, ये क्विज, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है? यस हाँ दिख रहा है ना, हाँ। तो ये देखो, अभी ये 4-5 क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। मैं कराती हूँ, अभी अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगी, है ना। 1 ही मिनट बच गया है। आज जो पढ़ाया उस पे से भी बहुत सारे क्विज क्वेश्चन बनेंगे। नोट्स को एक बार इमीडिएटली रिवाइज कर लेना, फिर क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी। अभी छुट्टी आएगी ना, उसमें भी हो सकता है आपको मुझे पढ़ाना पड़े थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बस एक यूनिट रह गया है। बट इंडक्शन मोटर बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। 4-5 मेथड पढ़ने हैं बस अपने को, एक एक लेक्चर में एक एक हो जाएगा। ये डिवाइस दैट हैज हाईएस्ट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आपको पता है, ये असल में बहुत पुराना बना हुआ है। ये